हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से विजयनगर साम्राज्य के काल में आर्किटेक्चर या जो वास्तुकला रही थी उसकी चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में भी मैंने विजयनगर की स्थापना तथा एक इन जनरल किस प्रकार का रहा था कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट रहा था या वास्तुकला कैसा रहा था उसकी चर्चा आप लोगों से की थी। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के समय जो निर्माण कार्य या वास्तुकला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी इसकी चर्चा करूंगी। कल के वीडियो में ही मैंने आप लोगों से बात की थी कि दिल्ली सल्तनत का शासन भारत में इस समय में चल रहा था, तो विजयनगर शासन काल में जो वास्तुकला थी उसके क्षेत्र में हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हालांकि बेसिकली जो द्रविडियन शैली पहले से चली आ रही थी भारत में, उसका भी हम नमूना देखने को मिलता है हमें विजयनगर काल में। परंतु आगे जब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें विजयनगर काल में न सिर्फ द्रविडियन शैली, अन्य शैलियों का भी उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया गया था। यदि हम विजयनगर काल में वास्तुकला के विषय में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि इस काल में बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था तथा अन्य भी हम देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्य भी हुए थे, जिनमें जो किले जो विजयनगर था साम्राज्य उसके किलेबंदी जो है वह भी इसमें शामिल है। विजयनगर काल में वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई मंदिरों का उदाहरण हम देख सकते हैं, जिसमें 14वीं शताब्दी में बनाया गया कोलार स्थित सोमेश्वर मंदिर है। 16वीं शताब्दी में श्रृंगेरी में बनाया गया विद्याशंकर मंदिर है। प्रारंभिक 14वीं शताब्दी में हेमकुटा पहाड़ी हम्पी में बनाया गया शिव मंदिर भी निर्माण शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल 1385 में निर्मित हम्पी में बनाया गया गनगेटी जैन मंदिर है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में निर्मित हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। 16वीं शताब्दी में निर्मित हम्पी स्थित मंदिर टैंक पुष्करनी यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल रहा है। 1545 में निर्मित हम्पी स्थित चंद्रकेश्वर मंदिर भी विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा एवं विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया गया था। कृष्णदेव के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला का उदाहरण है वह है प्रसिद्ध हजारा मंदिर। यदि हम विट्ठल स्वामी मंदिर के विषय में बात करते हैं तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी स्थित मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके कल्याण मंडप में अत्यंत सूक्ष्म और सघन नक्काशी की गई है। मंदिर के भीतरी भाग की लंबाई 55 फुट है तथा इसके बीच में एक ऊंची वेदिका बनी हुई है। विट्ठल मंदिर के निचले भाग में हर तरफ उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलती है। विट्ठल भगवान के रथ को अगर हम देखें तो इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण खंभों वाली दीवारें और पत्थरों से निर्मित रथ है, जिनमें संगीतमय खंभे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें यदि थपथपाया जाता है तो इनसे संगीत की उत्पत्ति होती है। पत्थरों को तराश कर रथ के आकार का मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। विरूपाक्ष मंदिर हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। राजा कृष्णदेव राय ने 1509 में गोपुरम का निर्माण करवाया था। भगवान विट्ठल को यह मंदिर समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो विरूपाक्ष मंदिर से भी पुराने हैं। इस मंदिर के पूर्व में एक विशाल पत्थर से निर्मित नंदी है। वहीं दक्षिण में गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा है। साथ ही साथ नरसिंह भगवान की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। यदि हम यहाँ पे कमल महल के विषय में बात करते हैं तो कमल महल हजारा राम मंदिर के निकट ही बनाया गया है।
यह महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। इतिहासकारों का मत है कि कमल महल में राजकीय परिवारों की महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए आती थीं। कमल महल के आकर्षण का मुख्य स्रोत इसके मेहराब हैं, जो अत्यधिक आकर्षित करते हैं। कमल महल अत्यधिक सुंदर एवं भव्य महल रहा है। स्थानीय रूप से इस महल को चितरंजनी महल कहा जाता है। इस महल में 2 मंजिलें वाला एक खुला चौकोर मंडप था। नीचे की मंजिल में एक सुसज्जित अधिष्ठान है। अगर हम ऊपर से के मंजिल की बात करें तो इस मंजिल पर सुंदर झरोकों से सुसज्जित कई खिड़कियां हैं। कमल महल के निर्माण में मीनारों को प्राथमिकता दी गई है। इस महल में कुल 9 मीनारें हैं। बीच में सबसे ऊंची मीनार है और 8 मीनारें इसकी भुजाओं के साथ साथ हैं। विजयनगर की वास्तुकला में हाउस ऑफ विक्ट्री विशाल सिंहासन की अगर हम बात नहीं करेंगे तो इसकी चर्चा यहाँ पे अधूरी ही रह जाएगी। हाउस ऑफ विक्ट्री वास्तव में विजयनगर के शासकों के बैठने का स्थान था, अर्थात आसन था। हाउस ऑफ विक्ट्री का निर्माण उड़ीसा के राजाओं को युद्ध में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा पराजित करने के सम्मान में बनवाया गया था। इतिहासकारों का मत है कि कृष्णदेव राय इस हाउस ऑफ विक्ट्री के रूप में निर्मित विशाल सिंहासन पर विराजमान होकर 9 दिवसीय दशहरा पर्व का अवलोकन यहाँ से किया करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में भी कहा था कि संगीतमय स्तंभ जो है ये बहुत विशेष स्थान रखता है विजयनगर के वास्तुकला में। आज मैं इस संदर्भ में आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि ब्रिटिश इससे काफ़ी आश्चर्यचकित रहे थे और वो यह सोचते थे कि इन स्तंभों के अंदर कुछ छिपा रखा गया है, और यही कारण है कि उन्होंने 2 स्तंभों को तोड़ा भी था, किंतु उन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे आवाज़ उत्पन्न हो सके। आज भी हम्पी में ब्रिटिश द्वारा तोड़े गए 2 स्तंभ विद्यमान हैं। विजयनगर के शासकों ने मंदिर निर्माण में पहले से चले आ रहे परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया था। राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को मंदिर में प्रदर्शित किया जाने लगा। शासन काल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में राजाओं के द्वारा मंदिरों की यात्रा की जानी भी है। मंदिरों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के गोपुरम है, जो मंदिरों से काफ़ी दूर स्थित होते थे। ये अत्यंत विशाल और भव्य होते थे। इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक हुआ करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और इसके विषय में चर्चा करते हैं तो मंदिरों में जो देव स्थल थे उनके चारों तरफ लंबे खंबे वाले गलियारों और मंडप का निर्माण किया जाता था। मंदिर में कई सभा घरों का भी निर्माण करवाया जाता था। इन सभा घरों में संगीत, नृत्य तथा नाटकों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जहां इन्हें देखने के लिए देवताओं की मूर्तियों को भी रखा गया था। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर मुख्य मंदिर के सामने सुंदर उत्कीर्ण चित्रों वाले स्तंभों से सुसज्जित एक भव्य मंडप का निर्माण भी करवाया था। विजयनगर के वास्तुकारों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला से मेहराब तथा गुंबद जैसी विशेषताओं को लिया गया था। इतिहासकारों के द्वारा इसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की शैली की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि कमल महल के समीप या नज़दीक ही फील खाना है, जो हाथियों का एक विशाल अस्तबल के रूप में निर्मित किया गया एक निर्माण कार्य है। फील खाने में भी इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। विजयनगर की वास्तुकला में विजयनगर शहर की विशाल एवं सुदृढ़ किलेबंदी को भी एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। हमें विजयनगर शहर की जो पहली किलेबंदी देखने को मिलती है, उसके द्वारा सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि खेती में प्रयोग
किए जाने वाले क्षेत्रों और जंगलों को भी इसके परिधि में शामिल किया गया था तथा बाहरी दीवार के द्वारा शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम दूसरे किलेबंदी की बात करते हैं तो विजयनगर शहर की दूसरे किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि तीसरे किलेबंदी की बात की जाए तो तीसरी किलेबंदी के अंतर्गत शासकीय केंद्र अर्थात शाही केंद्र को चारों तरफ से घेरा गया था। सभी जितने भी महत्वपूर्ण इमारतें रही थीं वह ऊंची चारदीवारियों से घिरी हुई होती थीं। इस प्रकार हमें यह देखने को मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला की अद्भुत उन्नति हमें देखने को दिखाई देती है। यहाँ हमें यह भी देखने को मिलता है कि प्राचीन काल से चली आ रही नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इन तीनों शैलियों का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य के काल में भी रहा था। यद्यपि द्रविड़ शैली को प्राथमिकता दी जाती थी, ग्रेनाइट पत्थरों का जो स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होते थे, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार यदि हम चर्चा करते हैं विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला के विषय में, तो यहाँ पे यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा था, इसलिए इंडो इस्लामिक शैली का पूर्ण प्रभाव विजयनगर साम्राज्य के निर्माण कला में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आप लोगों से अभी कहा, नागर शैली, द्रविडियन शैली और बेसर शैली जो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी, उसका उत्कृष्ट नमूना हमें विजयनगर साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।